Greetings everyone, welcome to commerce classes, and today we'll be studying transfer pricing and elimination of loading in respect of departmental accounting. See, in case of departmental accounting, जैसे मैंने बताया था, there are two type of departments. One type of departments are the independent departments. ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब है कि आप अपना काम अलग अलग करोगे, आपको दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, ना कुछ ट्रांसफर्स होंगे, ना सामने वाला आपके लिए कुछ पे करेगा या आपको कुछ देगा, ना आपको दूसरे डिपार्टमेंट को करना है. सो इसमें जो कॉस्ट एलोकेशन है दैट इज़ द ओनली इश्यू, और कई बार कॉमन परचेजेस आ जाती हैं. ठीक है, सो कॉस्ट एलोकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक आ जाते हैं इसमें. अब दूसरे टाइप के डिपार्टमेंट्स होते हैं डिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स. डिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिसमें एक डिपार्टमेंट दूसरे पर डिपेंड करता है फॉर सम प्रोडक्ट्स, या इनके इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स होते हैं. जैसे आपके दो डिपार्टमेंट्स हैं, एक डिपार्टमेंट के कुछ प्रोडक्ट्स या कुछ मटेरियल्स दूसरे डिपार्टमेंट में यूज़ हो जाते हैं, या दूसरे डिपार्टमेंट के पहले में यूज़ हो जाते हैं, या इनके फिनिश्ड प्रोडक्ट्स अगर आपस में ट्रांसफ़र हो रहे हैं. सो अगर आपके इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स हो रहे हैं तो उनको हमें अपने अकाउंट्स में किस तरह से अकोमोडेट करना है. अब इसको विल अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, बट उससे पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं. जैसे ये हमारा ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनता है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में, वेयर इन वी हैव द कॉलम्स फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स, है ना. सो यू हैव डिपार्टमेंट 1, 2, 3, मे बी यू हैव 3 कॉलम्स हियर. तो तीनों के कॉलम अलग अलग आपने कर दिए. ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया. अब नॉर्मली हाउ डू वी रिकॉर्ड स्टॉक्स? वी हैव ओपनिंग स्टॉक, वी हैव परचेजेस, वी हैव डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑन द अदर साइड वी हैव नेट सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक. फिर आप बैलेंस कर देते हो, और बैलेंस करके हमें क्या मिलता है? ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है ना. ऑल राइट, ओके. सो यू हैव ग्रॉस प्रॉफिट हियर. उसके बाद यहाँ पर आप सारी तरह के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लेते हो. यू एलोकेट दीज एक्सपेंसेस अमंग दीज डिपार्टमेंट्स एंड फाइनली you calculate net profit, right? This is a simple account wherein the departments are not having inter department transactions. जैसे एक डिपार्टमेंट ने दूसरे को कुछ नहीं दिया, कुछ आपस में लिंक नहीं है, so सबके अमाउंट्स अलग अलग रहते हैं. So now we are to take up a case wherein the departments are having transfers. मान लो A डिपार्टमेंट है, B डिपार्टमेंट है, C है. अब जो ये प्रोडक्शन कर रहे हैं इसमें सेम टाइप का रॉ मटेरियल यूज़ होता है. सो बी डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी. सो ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया? ए डिपार्टमेंट से कुछ रॉ मटेरियल उठाया, वो बी को दे दिया. सो ए ट्रांसफर्स रॉ मटेरियल टू बी. तो जो बी है इसके पास मटेरियल आ जाएगा और ए दे देगा, ए का मटेरियल कम हो जाएगा, या बी ने ए को दे दिया. सो दिस कैन बी एनी वे ट्रांसफर्स. सो ये जो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स होते हैं, दीज आर ऑफ 2 टाइप्स. एक होते हैं रॉ मटेरियल के, कि आपने सिंपल मटेरियल ट्रांसफ़र किए, और दूसरे होते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के, कि एक डिपार्टमेंट अपना प्रोडक्ट दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं. जैसे आप बना रहे हैं, आपकी एक बेकरी शॉप है. ठीक है, सो यू मेक केक्स, पेस्ट्रीज, यू हैव कुकीज़, ओके. और उससे रिलेटेड मान लो एक और डिपार्टमेंट है, उसमें भी आप सेम जो वीट है, वीट फ्लोर है, या जो आपका राइस फ्लोर है, इन्हीं का यूज़ करके आप डिफरेंट चीज़ें बनाते हो. तो एक तरफ आपका केक्स का डिपार्टमेंट हो गया, एक तरफ आपका कुकीज़ का डिपार्टमेंट हो गया, और एक तरफ मान लो आपका कुछ और है जिसमें मे बी प्रिपेयर्ड मील्स हैं, उसमें भी आप वीट का यूज़ कर रहे हो. ठीक है, सो ये तीनों डिपार्टमेंट्स का रॉ मटेरियल सेम है. तो कई बार ऐसा हो जाता है कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे में मटेरियल्स का ट्रांसफ़र करते हैं. सो मटेरियल के ट्रांसफ़र में कोई इशू नहीं है, क्योंकि मटेरियल तो जैसे आपने लिया एज इट इज़ आपने दूसरे को दे दिया. तो जैसे जब हमने यहाँ पर स्टॉक की इनकमिंग्स लिखी है, तो जिस डिपार्टमेंट में मटेरियल आया वो प्लस कर देगा, और जिस डिपार्टमेंट से मटेरियल गया वो माइनस कर देगा. सो परचेज में ही हम इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र्स को एडजस्ट कर देंगे. ठीक है, प्लस या माइनस. मान लो क्वेश्चन सेज कि बी डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स रॉ मटेरियल ऑफ से 5000 टू सी डिपार्टमेंट.
सो बी ने सी को दिया, इसका मतलब जो बी का रॉ मटेरियल है, जो बी ने अपने लिए परचेजेस की थी, वो कम हो जाएंगी 5000 से, क्योंकि ये इसने सी को दे दिया, इसके पास नहीं बचा, और सी के जो मटेरियल है वो इंक्रीज हो जाएगा। और इसमें मॉनेटरीली भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे सामान आता है एज इट इज़ हम दे देते हैं। सो जो रॉ मटेरियल ट्रांसफर्स हैं, दीज आर डायरेक्टली एडजस्टेड इन द परचेज ऑफ मटेरियल्स। आप परचेज में सीधे प्लस माइनस करके नेट अमाउंट लिख देते हो। दूसरा है फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में ये है कि एक डिपार्टमेंट अपना जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो दूसरे को भेज रहा है। मान लो ए डिपार्टमेंट है क्लोथिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, आप जो है यार्न लेते हो, यार्न से आप क्लोथ मैन्युफैक्चर करते हो। दूसरा आपका डिपार्टमेंट है गारमेंट्स डिपार्टमेंट। यहाँ पर आप क्या करते हैं, जो क्लोथ है उससे कपड़े बना के सेल करते हो। सो इसमें इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स हो सकते हैं, क्योंकि जो आप क्लोथ बना रहे हो तो इसमें से हो सकता है कुछ क्लोथ आप आउटसाइड सेल कर देते हो दूसरों को, और कुछ पार्ट जो है वो आप ट्रांसफ़र कर देते हो अपने गारमेंट डिपार्टमेंट को, ठीक है ना। सो गारमेंट डिपार्टमेंट यहाँ से मटेरियल लेता है और वो आगे अपना उसको मैन्युफैक्चर करता है गारमेंट्स को और सेल कर देता है। तो ये इस तरह का इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र हो जाता है कि एक का फिनिश्ड प्रोडक्ट दूसरे का रॉ मटेरियल बन जाता है। सो दूसरे के रॉ मटेरियल में, यहाँ जब हम क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे रॉ मटेरियल और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का, तो यहाँ जो रॉ मटेरियल है इसमें दूसरे का फिनिश्ड प्रोडक्ट इंक्लूडेड है, जो दूसरे ने आपको, दूसरे डिपार्टमेंट ने आपको सेल किया है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, मान लो ए डिपार्टमेंट ने बी को रॉ मटेरियल सप्लाई किया, तो ए अपने इसमें यहाँ पर सेल लिख देगा, सेल टू अदर डिपार्टमेंट्स, मतलब मैंने दूसरे डिपार्टमेंट्स को क्या दिया और मैंने आउटसाइडर्स को क्या सेल किया। सो यहाँ पर ए लिख देगा कि मैंने से 10,000 रुपीज़ का गारमेंट बी डिपार्टमेंट को सेल कर दिया। सो ए की सेल्स में अपनी सेल के साथ ये भी आ जाएगा। अब ये जो है दिस विल बिकम रॉ मटेरियल फॉर बी डिपार्टमेंट, तो बी के पास ये मटेरियल आ जाएगा। अब एंड में जब ये मटेरियल चेक करेंगे तो यहाँ मान लो कुछ रॉ मटेरियल बच जाता है। सपोज यहाँ पर रॉ मटेरियल 4,000 रुपीज़ का बच गया और हमें ये कहा जा रहा है कि ये पूरा रॉ मटेरियल आपका ए से ख़रीदा हुआ था, तो ये जो ए रॉ मटेरियल आपके पास बच गया क्योंकि ये आपने ए से बाय किया है, समझ रहे हो। सो ए ने इसमें अपना प्रॉफिट का कंपोनेंट ऐड किया था। अब अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए तो ये प्रॉफिट का फिगर ठीक है कि ए का प्रॉफिट आ गया क्योंकि उसने प्रोडक्ट बनाया, आगे दे दिया। सो ए के लिए प्रॉफिट आ गया, दैट इज़ फाइन। बट जब हम कंसोलिडेट करेंगे रिकॉर्ड्स को, मतलब जब ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल प्रॉफिट एंड लॉस निकालेगी, तो यहाँ पर वो ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट, सी डिपार्टमेंट सबके प्रॉफिट्स लिखेगी। लेकिन ये जो स्टॉक है इसमें जो प्रॉफिट का कंपोनेंट है, मान लो ये बेचता है प्रॉफिट 20% प्रॉफिट ऑन सेल पे बेचते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टॉक है ये अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए तो अपना अपना स्टॉक है, लेकिन जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं एज अ होल, तो ये स्टॉक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेलिंग प्राइस पे है। तो ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब कंपनी को, इसे कॉस्ट पे रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सिस्टम क्या कहता है कि स्टॉक्स को कॉस्ट पे दिखाना है। तो जो क्लोजिंग स्टॉक्स होते हैं इसमें हमें स्टॉक रिजर्व का कंपोनेंट, दैट इज वी आर टू एलिमिनेट लोडिंग और प्रॉफिट कंपोनेंट फ्रॉम द स्टॉक्स। तो स्टॉक्स में से जैसे ये 4,000 है, आपका प्रॉफिट का पोर्शन है 20% ऑन सेलिंग प्राइस, सो 800 आपको यहाँ पर रिड्यूस करना पड़ेगा। सो आई होप ये वर्किंग आपको समझ में आ रही है कि जब भी आप रॉ मटेरियल्स ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारे स्टेप्स क्या रहे। सो वील हैव टू सी, नंबर 1, इफ़ इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ रॉ मटेरियल्स, सिर्फ रॉ मटेरियल्स का ही आपस में लेन देन हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट इट इन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इन रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। तो जो भी डिपार्टमेंट है उसके रॉ मटेरियल में आप इसे एडजस्ट कर दो। सो इफ़ यू आर गेटिंग मटेरियल फ्रॉम समबडी एल्स तो वो प्लस हो जाएगा, और अगर आप किसी को दे रहे हो मटेरियल तो माइनस हो जाएगा। सेकेंड थिंग है ट्रांसफ़र ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। अगर आप अपना फिनिश्ड प्रोडक्ट ट्रांसफ़र करते हैं, अब फिनिश्ड प्रोडक्ट आप एज अ रॉ मटेरियल भी ट्रांसफ़र कर सकते हो,
कि दूसरा डिपार्टमेंट उसको रॉ मटेरियल मान लेता है, या दूसरा डिपार्टमेंट उसे एज अ प्रोडक्ट ही मान लेता है फॉर सेल, वो उसको सेल की तरह से भी ले सकते हैं। ठीक है ना, आपका फिनिश प्रोडक्ट है, आपने मान लो प्रोडक्ट को सेल करते हो आगे, तो आपने उसको सेल के लिए ही रख लिया, उसको आगे प्रोसेस नहीं कर रहे हो। सो दोनों तरह से आप इसको ले सकते हो, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स को। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जो सेंडिंग डिपार्टमेंट है, क्योंकि वो इस उसके लिए ये फिनिश्ड प्रोडक्ट है, सो सेंडिंग डिपार्टमेंट चार्जेस ट्रांसफर प्राइस, दैट इज एड्स प्रॉफिट। जब ये ट्रांसफ़र करेगा तो ये प्रॉफिट को ऐड कर लेते हैं। अब रिसीविंग डिपार्टमेंट के लिए क्या है, जब आपने इसे ट्रांसफ़र किया, सेल मान लिया, प्रॉफिट मान लिया, तो इसे ऐड कर दोगे सेल्स में। ठीक है, सो ट्रांसफ़र ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स में नंबर 1 होगा कि जो सेंडिंग डिपार्टमेंट है वो उसे सेल मानेगा, सेल की तरह रिकॉर्ड करेगा। रिसिपिएंट डिपार्टमेंट के लिए क्या है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ स्टॉक, उनको स्टॉक मिला, सो दे विल add it in रॉ मटेरियल परचेजेस, या तो वो उसे रॉ मटेरियल में ऐड कर लेंगे अगर ये रॉ मटेरियल की तरह यूज़ कर रहे हैं, या इसको परचेज में ऐड कर लेंगे एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट की, जैसे हमने किसी और जगह से गुड्स खरीदे और आगे बेचे, तो ये हमने अपने दूसरे डिपार्टमेंट से खरीद लिया। तो नंबर 1 थिंग हो जाएगी कि जो दे रहा है उसके लिए सेल है, मतलब क्रेडिट में आएगा, और जो रिसीव कर रहा है उसके लिए ये स्टॉक का पार्ट है। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टॉक। जैसे आप किसी और कंपनी से स्टॉक खरीदते हो या रॉ मटेरियल खरीदते हो, तो सिमिलरली ये आपने एक दूसरे डिपार्टमेंट से बाय किया, सो दे विल एड इट इन द परचेजेस और रॉ मटेरियल। सो एक के लिए सेल हो जाएगी, दूसरे के लिए रॉ मटेरियल हो जाएगा। ये हो गया इसमें स्टेप 1 इसकी रिकॉर्डिंग। अब ये नेट में ले लेना, मतलब आपने मान लो गुड्स दूसरे डिपार्टमेंट को दिए, उसने कुछ आपको वापस कर दिया, तो नेट इफेक्ट लेना पड़ेगा। जैसे हम सेल्स माइनस रिटर्न करते हैं ना, तो यहाँ पर भी नेट सेल्स आएगी, भी लेस ऑफ रिटर्न करते हैं। अच्छा, स्टेप 2 क्या होगा, ये इंटर डिपार्टमेंट तो ठीक है, यहाँ तक डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग तक ठीक है। सेकंड स्टेप होता है व्हाइल कंसोलिडेटिंग द रिजल्ट्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनी के लिए रिकॉर्ड्स को कंसोलिडेट कर रहे हो, तो कंपनी का जो कंसोलिडेटेड P&L है, ठीक है ना, सो दे विल बी रिकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट ऑफ डिपार्टमेंट्स से 3 डिपार्टमेंट है A B C, तीनों के आपने प्रॉफिट्स ले लिए। यहाँ पर आप ले लेंगे कॉमन एक्सपेंसेस जो स्प्लिट नहीं हो पाए। जैसे आई हैड एक्सप्लेन्ड यू दैट वाइल एलोकेटिंग दी एक्सपेंसेस, जितना पॉसिबल होता है हम रियलिस्टिकली एक्सपेंसेस को बांट देते हैं, बट कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हम नहीं डिवाइड कर पा रहे हैं। जैसे CEO है कंपनी का, अब CEO की जो सैलरी है, आपके पास कोई क्राइटेरिया नहीं है, उसको कैसे बांटोगे? हाउ विल यू सी कि CEO ने कहाँ कितना टाइम अपना स्पेंड किया ना, इतना रिकॉर्ड रखना ज़रूरी नहीं है पॉसिबल हो। सो कॉमन एक्सपेंसेस का क्या करते हैं, कॉमन एक्सपेंसेस आपके कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में आते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो एक ने दूसरे डिपार्टमेंट को सेल की, वो उसके स्टॉक का पार्ट है। आप कह रहे हो कि ये स्टॉक का पार्ट है, लेकिन अब ये स्टॉक किस पर है, ये सेलिंग प्राइस पर है, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट ने आपको ये स्टॉक दिया उसने सेलिंग प्राइस पे दिया। सो अब हमें क्या करना होगा, हमें इसकी जो लोडिंग या प्रॉफिट कंपोनेंट है, दैट इज स्टॉक रिजर्व। सो जो लोडिंग और प्रॉफिट कंपोनेंट ऑन कॉमन स्टॉक, तो जितना इस पे प्रॉफिट अर्न किया है किसी ने, उसको हमें कैंसिल करना है। सो यहाँ पर हम क्या लेंगे, कॉमन स्टॉक इनटू प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टू सेल, मतलब GP रेशो। सो GP रेशो से आप ले लोगे कि कितना प्रॉफिट इन्होंने यहाँ पे चार्ज किया था। तो ये प्रॉफिट किसने चार्ज किया है, सेंडिंग डिपार्टमेंट, तो यहाँ आपको सेंडिंग डिपार्टमेंट की GP रेशो लेनी है। सो उसके बाद आपका ऑर्गेनाइजेशन का नेट प्रॉफिट सॉल्व हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। सो आई होप ये आपको वर्किंग क्लियर हो रही है कि किस तरह से ट्रांसफर्स होते हैं, एंड अकॉर्डिंगली वील हैव टू एडजस्ट देम। नाउ सपोज हमारे पास वी हैव 2 डिपार्टमेंट्स,
आई एम जस्ट राइटिंग द डिटेल्स। एक्स और वाई दो डिपार्टमेंट्स हैं मान लो आपके पास, ठीक है। एक्स का ओपनिंग स्टॉक है 40,000, वाई का है 24,000, ओके। एंड देन यू हैव परचेजेस 1,84,000, 1,36,000, ठीक है। देन यू हैव डायरेक्ट एक्सपेंसेस से 28,000, 20,000, ठीक है। ऑल राइट, ओके। सो वी आर जस्ट टेकिंग अप अ सिंपल क्वेश्चन, सबसे सिंपल क्वेश्चन मैं इसमें एक्सप्लेन कर रही हूँ और सारी पॉसिबिलिटीज़ को आपको एक्सप्लेन करूँगी, ओके। एंड देन यू आर गिवन द सेल्स, यू आर गिवन ग्रॉस क्लोजिंग स्टॉक, ओके। सो सेल्स हैं तुम्हारी मान लो 2 लाख एंड से 2,80,000 एंड 2,24,000। क्लोजिंग स्टॉक है सपोज आपका से रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स का, ठीक है। सो इट इज से 9,000 एंड इट इज 48,000, इट इज 12,000 एंड 28,000। अब हमें मान लो कॉमन एक्सपेंसेस नहीं दे रखे, उसको फॉर द टाइम बिंग हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि कॉमन एक्सपेंसेस की वर्किंग वी हैव ऑलरेडी सीन। इफ़ यू आर गिवन दोज यू विल वर्क देम अकॉर्डिंगली, आप उनको उसी तरह से एडजस्ट कर लेंगे। सो अगर ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। अब सपोज हमें कहा जा रहा है कि प्रिपेयर डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, आपको इसके डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाने हैं, ओके। सो आपका ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट होता है, बट अब हम सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और कंसोलिडेशन वी कैन शो सेपरेटली, ठीक है। कंसोलिडेट कर देंगे अलग से, उसमें कुछ खास है नहीं। वी कैन अज्यूम कि कुछ कॉमन एक्सपेंसेस भी अगर हम ले लें मान लो। अब सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक कम्स हियर, सो 2,80,000, 2,24,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना कितना है? क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स का, ठीक है, 9,000, 48,000, 12,000, 28,000। इस तरफ आते हैं हमारे ओपनिंग स्टॉक। सपोज ओपनिंग स्टॉक हमें सिर्फ रॉ मटेरियल का दे रखा है 40,000, 24,000, ओके। देन यू हैव परचेजेस, परचेजेस दे रखी हैं 1,84,000, 1,36,000। देन यू हैव डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये भी क्लियरली गिवन है 28,000, 20,000, ओके। सो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अकाउंट बनाने हैं, एक्सपेंसेस हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं स्प्लिट करके। सो कुछ नहीं करना, सिर्फ अलग अलग ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बना दिया और हमने इसमें प्रॉफिट सॉल्व कर लिया, ओके। सो कितना आ गया हमारे पास? 2,37,000 क्रेडिट साइड का टोटल है। सो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 585,000, ओके। यहाँ पर है टोटल इज 2,64,000 एंड 84,000 आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ये तो सिंपल केस हो गया। अब हम इसमें केस लेते हैं, अगर ये सिर्फ रॉ मटेरियल्स की ही आपस में शिफ्टिंग होती है, ठीक है। सपोज हमें लिखा है केस सेकंड, ड्यूरिंग द ईयर डिपार्टमेंट X transferred raw material of 10,000 to डिपार्टमेंट Y। सो X ने Y को रॉ मटेरियल दिया। अब अगर X Y को रॉ मटेरियल दे रहा है, इट मीन्स X इज गिविंग एंड Y इज गेटिंग। तो X इज गिविंग, इट मीन्स जो X ने जो रॉ मटेरियल खरीदा, इसमें से इसने 10,000 का ट्रांसफ़र कर दिया और यहाँ पर 10,000 इनको मिल गया। सो आपका जो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनेगा, इसमें क्या चेंज आ जाएगा?
आई एम जस्ट राइटिंग द चेंज, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन सेम. तो सेल्स एज इट इज, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स एज इट इज. क्योंकि रॉ मटेरियल आपने जो खरीदा है उसी को दे रहे हो, तो उसमें कोई प्रॉफिट का कंपोनेंट है नहीं. ओके, सो परचेजेस 1,84,000 एंड 1,36,000. तो ये इनर कॉलम हो जाएंगे. एडजस्ट इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स. सो एक्स इज गिविंग, वाई इज गेटिंग. सो यहाँ हमारा 1,74,000 आ जाएगा और ये 1,46,000 आ जाएगा. बाकी आपका कैलकुलेशंस वही रहने वाली हैं. सो इट इज़ 40,000, इट इज़ 24,000. डायरेक्ट एक्सपेंसेस एज इट इज़, और ग्रॉस प्रॉफिट सॉल्व होगा. ऑब्वियसली अमाउंट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. सो बाकी जगह पे कोई फ़र्क नहीं है. क्या फ़र्क हो गया कि रॉ मटेरियल में आपने जो परचेजेस किए हैं वो अब आपके पास एडजस्ट हो गई बिकॉज यू ट्रांसफर्ड. अब हम नेक्स्ट केस क्या ले लेते हैं. अगर हम इसमें जो कर रहे हैं, से वी आर हैविंग केस थर्ड, जो रॉ मटेरियल जो फिनिश्ड गुड्स हैं ऑफ एक्स, ठीक है, आर ट्रांसफर्ड टू वाई फॉर से 20,000. एक्स ने वाई को 20,000 के गुड्स बेचे या भेजे. अब हमें नहीं गिवन कि वो फिनिश्ड गुड्स एज इट इज़ ही यूज़ होंगे या फिर वो उनको रॉ मटेरियल की तरह यूज़ कर रहे हैं. दिस इज़ नॉट गिवन. बट कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आगे ये स्पेसिफाई ज़रूर होगा, क्योंकि जब आप एक डिपार्टमेंट से चीज़ें लेते हो तो वो अगर आपके पास बच जाए, भाई एक्स है, एक्स ने वाई को कुछ गुड्स भेज दिए, अपना फिनिश्ड प्रोडक्ट, एक्स का फिनिश्ड प्रोडक्ट है, ठीक है, वो वाई को भेज रहा है. ओके, अब वाई इसको किस तरह से यूज़ कर रहा है, उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करके प्रोसेस करके आगे सेल करता है या उसको एज इट इज़ रख के सेल करता है. सो ये हमें बताना पड़ेगा ना क्वेश्चन में कि इसका यूज़ क्या किया. सो सपोज इसके आगे हमें दे दिया कि जो फिनिश्ड गुड्स ऑफ वाई डिपार्टमेंट includes goods of say 6,000 received from X. मतलब X और Y में दो चीज़ें हैं, एक तो ट्रांसफ़र हो रहा है, दूसरा ये है कि एंड में कुछ स्टॉक भी बच गया. सो इसको यहाँ कैसे हम अकोमोडेट करेंगे. एक्स ने सेल कर दी, एक्स दे रहा है ना, अब ये तो फिनिश प्रोडक्ट है ना. सो जब आप फिनिश प्रोडक्ट देते हो दूसरे को, आपके लिए तो सेल हो गई, तो एक्स की सेल में आ जाएगा. यहाँ जो इसकी सेल हो रही है, एक्स कहेगा मैंने आउटसाइड्स को 2,80,000 की सेल की और 20,000 की सेल मैंने वाई को कर दी, तो एक्स की तो सेल में आएगा. लेकिन वाई के लिए ये सेल नहीं है, वाई के लिए तो ये परचेज हो गई. ये परचेज आपने आउटसाइड की और ये आपने अपने दूसरे डिपार्टमेंट से 20,000 का माल ले लिया. अब ये जो स्टॉक है, आप यू आर सपोज टू यूज इट और सेल इट वट एवर, तो एंड में क्या पोजीशन है कि आपका 6,000 का स्टॉक कहाँ बच गया, फिनिश्ड गुड्स में. तो इसमें से 6,000 इज ऑफ एक्स डिपार्टमेंट, ठीक है. तो 6,000 आपके पास स्टॉक बच गया फिनिश्ड गुड्स में. सो अब कंसोलिडेशन में इसका मैटर करेगा. यहाँ अगर हम फर्स्ट केस में कंसोलिडेटेड प्रॉफिट सॉल्व करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो वो आएगा 1,69,000 इन दोनों का सम. यहाँ अगर हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट्स, ये 95 है और ये से 74 है, सो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट होगा ये वाला, ठीक है ना. ऑल राइट. अब थर्ड केस में क्या होगा, अब जब हम ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ऑल्दो देखो P&L का कुछ दिया नहीं है तो लिखना ज़रूरी नहीं है उसको. सो आई एम जस्ट डूइंग इट टू एक्सप्लेन द थिंग्स. ओके, लेटर ऑन आप अपनी बुक में कोई भी एक सिंपल क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि आपका जो फोकस है ना वो कॉस्ट एलोकेशन और सिंपल क्वेश्चंस पर है बीकॉम ऑनर्स के लिए. इफ़ यू आर यूजिंग इट फॉर सम अदर पर्पस तो आप थोड़ा डिटेल्ड क्वेश्चंस भी ले सकते हैं. अब यहाँ देखो इसका इफेक्ट क्या हुआ. ओपनिंग स्टॉक एज इट इज, परचेजेस 1,84,000
लेकिन वाई डिपार्टमेंट ने क्या किया है, वाई डिपार्टमेंट ने परचेजेस जो हैं वो एक्स से भी ली हैं। सो परचेजेस फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड हो गई इसकी 1,36,000, और फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स, दूसरे डिपार्टमेंट से भी आप बाय कर रहे हो, कितने का, 20,000 का। ठीक है, ओके, ये हो गई परचेजेस। नाउ कंसिडर द अदर थिंग्स। सो आपका आ गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर 28,000 एंड 20,000। उसके बाद आ गया आपके पास यहाँ पर सेल्स। तो सेल्स में क्या हुआ, सेल्स टू आउटसाइडर्स एंड सेल्स टू अदर डिपार्टमेंट्स। सो वेन एवर वी आर गिवन द ट्रांसफर्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और अपने क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स कर लो। इफ़ वी डू नॉट रिकॉर्ड इट हियर, यहाँ अगर हमने रिकॉर्डिंग क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट नहीं किया है तो कई बार हम गलती कर जाते हैं, हमारा ये रह जाता है। ठीक है, सो ये जो भी एडजस्टमेंट्स हैं, दीज शुड बी एडजस्टेड इन द क्वेश्चन इट्सेल्फ। यहाँ जब मैंने लिख दिया आई विल नेवर मेक अ मिस्टेक, अब मेरा यहाँ अपने आप सेल आ गई दोनों तरह की। ओके, क्लोजिंग स्टॉक आई एम टू राइट। सो क्लोजिंग स्टॉक किस किस का है, रॉ मटेरियल का है, फिनिश्ड गुड्स का है। अब इसमें कोई स्टॉक किसी दूसरे डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है, उसका इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स आप सेपरेट मानते हो, दे आर सेपरेट कॉस्ट एंड प्रॉफिट सेंटर्स। सो ये एक अलग अलग सेंटर है। एक्स डिपार्टमेंट वाई को कितना देता है या एक्स डिपार्टमेंट वाई से क्या लेता है, किस प्राइस पे चीज़ें आती हैं, उसमें कितना प्रॉफिट दूसरे ने कमाया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, हमें अपना प्रॉफिट देखना है। सो हमें वी सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर 20,000, सो वी हैव गॉट प्रॉफिट हियर। सो अब आप यहाँ पर बैलेंस आउट कर दोगे और आप ग्रॉस प्रॉफिट सॉल्व कर दोगे। सो आपका ग्रॉस प्रॉफिट मान लो आ गया है 1,05,000 हियर। ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा आपका प्रॉफिट, 64,000। ये आपने चेंजेस करके किया ना। व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड रिकॉर्ड्स, अब जब हमें कंसोलिडेटेड रिकॉर्ड्स बनाने हैं, कंसोलिडेट करना है P&L अकाउंट फॉर द कंपनी। ठीक है, तो अब ये कंपनी नेट प्रॉफिट लिख रही है एक्स डिपार्टमेंट और वाई डिपार्टमेंट का। सो प्रॉफिट आ गया 1,05,000 एंड 64,000। यहाँ कोई अगर कॉमन एक्सपेंसेस है वो हम लिख देते हैं। ठीक है, वो आ जाते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई है कि जो आपका फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक था वाई डिपार्टमेंट का, इसमें 6,000 के गुड्स ऐसे हैं जो उन्होंने एक्स से खरीदे थे। तो ये जो 6,000 इंडिविजुअली तो ठीक है, लेकिन जब आपने कंपाइल किया तो यू विल बी फाइंडिंग कि ये जो कॉमन स्टॉक है ये तो इन्फ्लेटेड है। कंपनी एज अ होल के लिए तो ये सेलिंग प्राइस हो गया ना 28,000। सो नाउ दे नीड टू एडजस्ट इट्स स्टॉक रिजर्व। सो इसका स्टॉक रिजर्व हमें यहाँ पर एडजस्ट करना होगा डेबिट साइड में। व्हाट वी विल बी राइटिंग, स्टॉक रिजर्व दैट इज लोडिंग ऑफ फिनिश्ड गुड्स विद वाई डिपार्टमेंट। सो फिनिश्ड गुड्स वाई के पास कितने हैं, वी आर गिवन 6,000। तो 6,000 इनके पास है, इसमें से प्रॉफिट का कंपोनेंट हमें हटाना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट मिलेगा। सो ये हमें रिजर्व्स या लोडिंग्स एलिमिनेट करनी पड़ती हैं। अब प्रॉफिट का कंपोनेंट होगा कितना, तो ये प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ये प्रॉफिट किसने अर्न किया है। सो हमें प्रॉफिट की रेशो लेनी होगी, प्रॉफिट का कंपोनेंट लेना होगा। यहाँ क्वेश्चन में नहीं दिया कि एक्स डिपार्टमेंट अगर प्रॉफिट पे सेल करता है तो इसका प्रॉफिट 20% है, 30% है, दिया नहीं है। तो प्रॉफिट एक्स का कैसे निकलेगा, ये प्रॉफिट किसने अर्न किया हुआ है इस पर, क्योंकि ये एक्स ने ट्रांसफ़र किए थे, ये यहाँ एक्स ने ट्रांसफ़र किए थे। इट मीन्स इस पर एक्स ने ही प्रॉफिट अर्न किया था। ठीक है ना, तो एक्स का प्रॉफिट का रेट कितना है, देखो एक्स प्रॉफिट कमा रहा है 1,05,000 का ऑन अ सेल ऑफ 3 लाख। सो रेट ऑफ प्रॉफिट ऑफ एक्स 1,05,000 अपॉन 3 लाख इंटू 100, 30%। ठीक है ना, तो 30% का प्रॉफिट ये कमा रहा है। सो इस 6,000 का 30% दैट इज 1,800, ये प्रॉफिट हो गया जो आपका अनरियलाइज्ड है, यहाँ जो आपका
रिजर्व में पड़ा हुआ है। सो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में जो नेट प्रॉफिट है वो आ जाएगा 1,67,200। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी डू दीज क्वेश्चंस, कि अगर हमारे पास एक सिंपल प्रॉब्लम है तो एज इट इज़ वी आर सॉल्विंग इट, कोई इशू नहीं है। नाउ कम टू इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स। अगर इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर सिर्फ रॉ मटेरियल के हो रहे हैं तो जिस डिपार्टमेंट को मिल रहा है मटेरियल वो अपना मटेरियल ऐड कर देगा, जो दे रहा है वो डिडक्ट कर देगा। सो ऑटोमेटिकली वर्किंग हो गई, इसका और कोई इफेक्ट नहीं है। बट व्हेन फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर ट्रांसफर्ड, अब वो किसी भी लिहाज से किसी भी वे से करें, सो इफ फिनिश्ड प्रोडक्ट इज ट्रांसफर्ड तो जो सेंडिंग पार्टी है वो उसको सेल मानती है, वो सेल लिखेगी। बट जो रिसिपिएंट है वो क्या कह रहा है कि मुझे गुड्स मिले, सो उसके लिए इट इज़ अ पार्ट ऑफ परचेजेस। तो एक के लिए सेल, दूसरे के लिए परचेज, बिकॉज यू आर ट्रीटिंग देम एज सेपरेट। ठीक है, ये सेपरेटली वर्कआउट कर लिया, दैट इज़ इनफ। बट कंसोलिडेशन के टाइम पर क्या होगा कि जो स्टॉक हमारे पास यहाँ बच गया है, ये क्योंकि इट इंक्लूड्स स्टॉक परचेज्ड फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट, तो इसमें जो प्रॉफिट का कंपोनेंट है वो हमें निकालना पड़ेगा। बिकॉज कंपनी एज अ होल, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो दोनों डिपार्टमेंट्स इकट्ठे हैं ना, उनके लिए तो दोनों इकट्ठे क्लब्ड हैं, तो वो प्रॉफिट पे अपना स्टॉक नहीं शो कर सकते, बिकॉज फाइनल कंसोलिडेशन के टाइम पर आपको प्रॉफिट का कंपोनेंट हटाना पड़ेगा। सो इस पे प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट के लिए क्या है, रेशो तो देखो दोनों की सॉल्व हो सकती है, एक्स की भी सॉल्व कर सकते हो, वाई का भी प्रॉफिटेबिलिटी सॉल्व कर सकते हो। तो किसकी रेशो लेंगे, रेशो उसकी लेंगे जिसने प्रॉफिट अर्न किया है, क्योंकि ये वाई के पास स्टॉक है, ये एक्स ने सेल किया है, तो इस पर प्रॉफिट एक्स ने अर्न किया है। सो एक्स का रेट ऑफ प्रॉफिट लेके स्टॉक रिजर्व सॉल्व कर देंगे। मान लो क्वेश्चन में वी आर गिवन दैट रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फॉर से ईच ऑफ द डिपार्टमेंट्स, हमें सब डिपार्टमेंट्स का रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है। मान लो इसी क्वेश्चन में रेट ऑफ जीपी ऑफ एक्स एंड वाई डिपार्टमेंट इज गिवन 30% एंड 25% रिस्पेक्टिवली, तो कौन सा रेट लें। अब तो कैलकुलेशन भी नहीं करनी है, तो ये नहीं सोचना कि अरे वाई में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वाई का रेट लें, नहीं। प्रॉफिट किसने इंक्लूड किया, हु अर्नड इट, एक्स ने गुड्स बेचे, एक्स ने प्रॉफिट कमाया, तो एक्स का रेट एप्लीकेबल होगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, मैनी टाइम्स स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि वाई में रिजर्व कैलकुलेट कर रहे हैं तो वाई का रेट ले लो। वाई का रेट नहीं लेंगे, रेट उसका लेंगे जिसने प्रॉफिट अर्न किया है। ये गुड्स एक्स ने बेचे हैं, एक्स का प्रॉफिट है वो लेंगे। सो दिस इज हाउ वी एडजस्ट इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स। ठीक है, तो दोनों तरह के ट्रांसफर्स आपको क्लियर है, रॉ मटेरियल का भी and finished products का भी। all right, so now you are free to practice any number of questions। और इसमें रिटर्न्स हो तो नेट अमाउंट ले लो, जैसे इसमें मान लो ये लिखा होता 20,000 के गुड्स उसने सेल किए, उसके बाद वाई ने इसमें से 5,000 के रिटर्न कर दिए, तो क्योंकि वो रिटर्न हो गए तो नेट अमाउंट लो फिर। ठीक है, तो आप नेट अमाउंट लोगे और नेट अमाउंट पर आप वैल्यूएशन करोगे। तो यहाँ 20 नहीं लिखोगे, यहाँ नेट कितना ट्रांसफ़र हुआ 15,000 वो करोगे। So this is how we'll be working on this. So you can practice questions, stay learning and practicing, stay smiling. Thank you.